तो ऐसा था कि जेई मेन में जब मैंने पहली बार दिया था 2017 में, तो मेरी रैंक आई थी 2200 समथिंग, है ना। तब क्या था कि मेरा सिलेबस 60-65% कम्प्लीटेड था, है ना, जेई के लेवल पे। और तब ऐसा होता था कि बोर्ड्स के जस्ट बाद जेई मेन होता था, है ना, और एक ही जेई मेन होता था, तो वही अपॉर्चुनिटी थी, है ना। तो ऐसा था कि मेरा स्कोर आया था रफली 70-75% ऐसा कुछ, है ना। आप हिसाब लगा लो, 250 कुछ आया था, 250 प्लस आया था 360 में से, है ना। जबकि मेरा जो सिलेबस था वो कम कंप्लीटेड था, है ना। और उससे भी पहले जब मैं बोर्ड एंड कर रहा था तब तो मेरा सिलेबस ऐसे 50-55% था। तो लास्ट के समय में मैंने कैसे आ, उस सिलेबस को कंप्लीट किया, उस 10% सिलेबस को, जो कि 10 दिन में 10% सिलेबस पढ़ना एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है ना। तो ऐसा कैसे हो पाया? तो पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि 11th में मैं कोचिंग में गया था, है ना। रफली जैसे 12th स्टार्ट हुई थी, जब 11th एंड हो रहा था, तब मैंने देखा कि यार मेरी कोचिंग में ऐसा था कि ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 या 6 दिन क्लास लगती थी। और ऐसा होता था 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हो जाते थे, ठीक है। कंफर्टेबल क्लासेस नहीं होती थी बिल्कुल भी, इस तरह की क्लासेस होती थी, प्लस होमवर्क अलग होता था। प्लस अब उसमें मेरे को अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी थी, क्योंकि मैं पेज से सेटिस्फाइड नहीं था। तो ऐसा था कि रफली 11th एंड तक ऐसा हुआ था कि COM चल रहा था मैकेनिक्स में, और मैथ्स में 4-5 चैप्टर हुए थे, केमिस्ट्री में भी 4-5 चैप्टर हुए थे। तो ये तो बिल्कुल। और ऐसा था कि जब मैं 11th का एग्जाम दे रहा था बोर्ड का, तो ही उसमें ऐसी हालत हो रखी थी कि बोर्ड निकल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं है ना कंप्लीट। अब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन सिलेबस ही नहीं है कंप्लीट, तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। तो उस बारे में बहुत नर्वस था मैं। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। तो मैंने, और मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता था जो मेरे टीचर थे। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं होमवर्क ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो और ऐसा भी नहीं हो सकता मैं क्लास में जाऊँ। तो मैं क्लास आता था, होमवर्क भी करता था, इवन इफ मेरे को किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता था मैं तब भी देता था। और फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी करता था। मैं एस सी वर्मा से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहा होता था पैरेलल में, है ना। एक्सरेज पढ़ रहा होता था, वट एवर, जो भी चीज़ मेरे को मालूम नहीं थी, लेकिन मेरे को मालूम था 10th में होती है, सॉरी 12th में होती है, तो वो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो वो मैं पढ़ता था। तो अब तीनों चीज़ें मैं करता था, कोचिंग भी जाता था, होमवर्क भी करता था, और मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी करता था। आप मान लो 6 से 8 घंटे रोज। तो अब ये टोटल टाइम जो है, ये इसका हिसाब नहीं बैठ रहा, आप देख रहे होगे इसका हिसाब नहीं बैठ रहा। तो 24 घंटे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 18 घंटे पढ़ लूँ या 20 घंटे पढ़ लूँ। तो मैं पता क्या करता था, मैं 28 घंटे पढ़ता था। तो मैं ये समझ लो रफली 36 घंटे में जग रहा होता था। फिर ट्रैवलिंग में बाकी टाइम निकल जाता है, नहाने धोने में बाकी टाइम निकल जाता है, खाने पीने में टाइम निकल जाता है ना। और थोड़ा बहुत ऐसा है कि 1 आध घंटे एंटरटेनमेंट कर लिया तो उसमें टाइम निकल जाता है, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर ली थोड़ी, बस इतना। तो उसके अंदर क्या था कि 36 घंटे में जगता था, 28 घंटे उसमें से मैं पढ़ रहा होता था, और 12 घंटे में सो रहा होता था। ऑब्वियसली मैं अगर 36 घंटे जग रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ ऑलमोस्ट 80%, 90% ऑफ द टाइम, तो फिर ऑब्वियसली ऐसा होगा कि 12 घंटे में सोऊंगा, ठीक है। तो लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था। मतलब ऐसा था कि मेरी 2 दिन की साइकिल थी, 2 दिन की साइकिल थी, है ना। और 28 घंटे कैसे हो गए? 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हो, 8 घंटे 2 बार कोचिंग जाना होता है ना, 2 दिन है, 2 दिन में 2 बार कोचिंग जाना है, तो हिसाब लगा के बैठोगे तो ये हिसाब निकलेगा कि मैं 28-30 ऐसे घंटे पढ़ता था। और फिर उसके बाद मैंने इस तरह का रूटीन बना लिया था कि 2 दिन में एक बार मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 11th के लास्ट में किया था। अब सुनना मेरी बात, अभी को बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, असली बात ये है, इसकी वजह से हुआ ये कि 12th का जब स्टार्ट चल रहा था, तब मेरे को सर्वाइकल इश्यूज, माइग्रेन, स्पाइन में दिक्कतें, मैं बैठ नहीं पाता था, मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था 10-15 मिनट से ज़्यादा, देख नहीं पाता था किसी चीज़ को, वीडियो नहीं देख पाता था, सोचो, बुक नहीं रीड कर पाता था, और मैं बैठ नहीं पाता था 30 मिनट से ज़्यादा लगातार एक पोस्चर में। ऐसी ऐसी दिक्कतें मेरे को होने लगी कि मेरी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी मेरे। और एक दिन, अब उसके बाद भी मैं कोचिंग जाता था, ऑब्वियसली मैं ये सब बंद नहीं करता, लेकिन हाँ मैंने 28 घंटे पढ़ना ऑब्वियसली बंद कर दिया था, जो कि वो कैपेसिटी से बाहर हो गया था। फिर उसके बाद मैं कोचिंग में एक दिन टेस्ट दे रहा था। वो टेस्ट में दे रहा था 20 जून को, और 20 जून को मेरा बर्थडे था, ठीक है, जो कि होता ही है हमेशा। तो उस दिन मैं पेपर दे रहा था, और पेपर देते देते लिटरली मैं बेहोश हो गया, है ना। ऐसा कम होता है कि आप बेहोश होते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उस वक्त मैं बेहोश हो गया, और इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से। लेकिन फिर उसके बाद ऑब्वियसली उस दिन बर्थडे नहीं मना,
ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ सर्टेन चीज़ें डायग्नोस हुई, तो डॉक्टर्स ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि जो मेरे को समझ नहीं आते है क्या, है ना। और मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, और बाकी डॉक्टर्स ने जो सजेस्ट किया वो ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें थी कि ऐसा करना पड़ेगा, ये टेस्ट करना पड़ेगा, स्पाइन का वो टेस्ट करना पड़ेगा, और उस टेस्ट में ऐसे चांसेस हैं। मेरे को घर जाके पता चला कि भाई मम्मी बात कर रही है, मम्मी का मतलब बहुत ऐसा है कि बहुत नेगेटिव मूड हो रहा है, एज इफ कुछ बहुत गलत हो गया हो, जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, है ना। तो पता चला कि ऑलमोस्ट भाई ऐसा ही कुछ था, है ना। एक तरह से मौत ही है ये। वो बता रहे थे कि जस्ट टेस्ट करने से ही ऐसा है कि 20% से 30% चांसेस हैं कि मैं चल नहीं पाऊंगा कभी। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। लेकिन फिर इस तरह की सिचुएशन हुई, और उसके बाद मैं हील हुआ। ऑब्वियसली जो मेडिकल सॉल्यूशंस थे वो इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं थे जो बाहर अवेलेबल थे, लेकिन क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे तो उन्होंने जो अटेंशन पे करी उस वक्त, और जो बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले, है ना। तो काफ़ी सारे सॉल्यूशन जो वर्क नहीं करे उनमें से कुछ वर्क कर गए, और फिर लेकिन टाइम लगा हीलिंग में, इतना टाइम लगा कि 4 से 6 महीने मेरे को लग गए। 4 से 6 महीने में कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, और उसके बाद भी वो दिक्कत सिर्फ 50% सॉल्व हुई थी अगले 1.5 साल तक, यानी कि इंक्लूडिंग माई ड्रॉप ईयर, है ना। और फिर उसके बाद जब मेरा दूसरा जेई हो गया, उसके बाद भी 3-4 महीने बाद चीज़ें सही होना शुरू हुई, है ना। फिर उसके भी 2-3 साल तक वो 10-20% दिक्कत मेंटेन रही, अब जाके थोड़ी बहुत सही होना शुरू हुई है। ऐसी दिक्कत थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पूरी दिक्कत की वजह से, है ना, 12th तो भूल जाओ कि मैं पढ़ा था, है ना। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पढ़ पाया, तो देखो ये इसके पीछे की कहानी थी। अब यहां से मैं आपको क्यों बता रहा हूं अपनी कहानी, आप क्या करोगे मेरी कहानी जान के। आपको इसमें लर्निंग मिलेगी। नंबर 1 लर्निंग ये है कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। अपनी हेल्थ और फिटनेस को आपको पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ आपको अंदर से बहुत डेवलप बनाती है कि इवन इफ आपकी बॉडी आपको जवाब दे रही है, लेकिन तब भी आप अपना काम करते जा रहे हो, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग बनते हो। लेकिन आपकी बॉडी, ध्यान रखो कि कभी भी जवाब दे सकती है, कभी भी क्रैक कर सकती है, ठीक है। और क्रैक कर गई तो जरूरी नहीं है कि आप वापस आओगे, जरूरी नहीं था ऐसा कि मैं वापस आता। स्लिम चांसेस थे कि वापस में ऐसा हो पाता जैसा कि मैं हूं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें थी। तो आपको ये समझना है कि नंबर 1, पढ़ाई के लिए आपको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। नंबर 2, आपको ये समझना है कि इवन इफ आपकी पढ़ाई बहुत खराब हो गई और आपकी हेल्थ बहुत खराब हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। उस वक्त पढ़ाई का स्ट्रेस लेने की जगह और ये सोचने की जगह हाय मैं बर्बाद हो गया, है ना, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको तब भी इवन इफ ये सारी सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है, तब भी आपको अपनी डायरेक्शन में चलते जाना है। ये दूसरी लर्निंग है, ठीक है ना। और आप ठीक हो सकते हो, अगर आप खराब हुए हो तो आप ठीक भी हो सकते हो, है ना। एटलीस्ट इस बात की बहुत हाई चांस है कि आप ठीक हो सकते हो, ठीक। फिर बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ना। फिर आप तब भी अपना काम करते रहोगे। तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट ये है कि जब एग्जाम पास आ जाएगा तब आपको डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रेस और रिग्रेट्स हो सकते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इसमें हो गया, उसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास बोलते हैं कि आखिर किसी को जॉइंटिस हो गया था तो उसके 3 महीने खराब हो गए, किसी को कुछ हो गया था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, है ना। मेरी ही लाइफ में मैं देखा है लोगों की प्रिपरेशन खराब होते हुए। मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब लिटरली 6 महीने 1 साल तक बेड रेस्ट पे था, है ना। ऑल्दो वो रिकवर नहीं कर पाया अपनी प्रिपरेशन को, लेकिन उसने कुछ और ढूंढ लिया, है ना, करने को, लेकिन वो रुका नहीं, है ना, रुका नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन आपको स्ट्रांग भी बनाती है काफी हद तक, और आपको ये समझना होता है कि इवन इफ ये सिचुएशन हुई है, आपको इससे मार्क्स से अपने आप को जज नहीं करना। आपको इस बात से जज करना है कि मेरे साथ जो भी सिचुएशन हुई थी मैंने कैसा उसमें परफॉर्म किया, ठीक है। सिचुएशन हो गई, सब कुछ बुरा हो गया, अब बस ठीक है। अब मेरे से ये मत बोलो कि मैं उससे अच्छा हूं कि नहीं हूं सामने वाले से। भाई मेरी सिचुएशन अलग है, मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, कैसे कंपेयर करूं, है ना। और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई मेरी सिचुएशन बुरी थी दूसरे लोगों से, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सिचुएशन जितनी बुरी थी उससे भी ज्यादा बुरी किसी की सिचुएशन हो, तो मैं उससे भी कंपेयर नहीं कर सकता। तो कंपेरिजन नहीं कर सकते आप। हर किसी की सिचुएशन यूनिक होती है, आपको समझना है। आपको जेई के अंदर से इस कंपेरिजन को हटाना होगा, जेई के अंदर से इस कंपेरिजन को हटाना होगा। लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम तो आती जाती रहती। भाई आप बात को समझो, जब प्रॉब्लम होगी ना तब पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग बोल देते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम है, रिजल्ट तो अच्छा आना ही चाहिए।
ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता है ना। तो आपको कंपैरिजन बंद करना है, और जो कंपैरिजन कर रहा है साला उसके मुंह पे एक चांटा लगाओ, है ना। नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट अपने मन में लगा लो, और उसको इंसान को कभी देखो मत जो ऐसी बकवास कर रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस चीज़ है, इसको आपको हटाना होगा, इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जो आईआईटी में टॉपर्स होते हैं ना, वो पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम बहुत महान हो गए, ठीक है, हम बहुत महान हो गए। फिर वही महान लोग होते हैं, वही उनमें जब आपस में कंपैरिजन होता है ना, तो क्या दिखता है उन्हें, भाई हम तो महान थे, हमारी क्लास में तो हम लास्ट पीछे से 5वें आ रहे हैं, 100 लोगों में से पीछे से 5वें आ रहे हैं हम, जबकि हमारी रैंक तो 400 थी। ये कैसे हो गया एकदम से? तो अब आपकी सारी महानता निकल गई, है ना। तो बात यह है कि आप फालतू में महान हो रहे थे, है ना, और अभी भी जो जिसके कॉलेज में भी जो महान हो रहा है उसकी भी महानता कहीं और जाके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इस चीज को आप छोड़ दो, ठीक है। और जो बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस में चले गए या गवर्नमेंट कॉलेज बेकार वालों में चले गए, वो हमेशा इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि हाय हमारा आईआईटी में नहीं हुआ, हाय हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम उनसे पीछे हैं। ऊपर से भले ही बोल रहे हैं नहीं, रैंक से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से अभी भी उनको रैंक से फर्क पड़ता है। बताओ। तो देख लो, कंपैरिजन ने किसी का भला नहीं किया, ना जिसने बेकार परफॉर्म किया या जो कंपैरिजन में लो था ना उसका भला हुआ, और ना जो हाई था उसका भी भला नहीं हुआ। तो जब हाई वाले का भला नहीं हुआ तो लो वाले का क्या होगा? तो कंपैरिजन छोड़ दो, चौथी चीज बिल्कुल छोड़ दो कंपैरिजन। जैसे इसको सिंपली लॉजिकली देखो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंसान कितना कॉम्प्लेक्स है, इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो तो सिर्फ एक आध नंबर कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इट डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट मीन एनीथिंग। समझ लो, इट डजंट मीन एनीथिंग। तो आप ये सीखो पहले, फिर लास्ट के दिनों में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो मैंने प्रिपरेशन जितनी भी की थी उससे ज्यादा ध्यान दिया परफॉर्मेंस पे। इस वजह से लास्ट में नंबर 1 10% सिलेबस 10 दिन में कंप्लीट हो पाया। क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड होना शुरू कर दिया। तब उससे पहले मैं एग्जाम ओरिएंटेड इतना ज्यादा नहीं था। फिर मैंने देखा उन 10 दिनों में कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वही मैं तैयार करके चला जाता हूँ। चैप्टर मैंने इवन इफ नहीं पढ़े, मैं उतना पार्ट तो पढ़ सकता हूँ ना, मैं कोई स्कैम थोड़ी कर रहा हूँ ऐसा करते हुए। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो तो मैं राइटफुली सही करके आ रहा हूं ना, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एग्जाम में जो चीजें ज्यादा आती थी वो ज्यादा पढ़ ली, उन चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा, 1/3 पढ़ा, ये समझ लो 1/3 या हाफ, जस्ट उसी से काम हो गया। क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की नीड हो, जब एग्जाम पूछता ही नहीं था। तो इस वजह से ऐसा हुआ कि रफली 20% नए चैप्टर में कर पाया, जो कि मैंने उनको आधा अधूरा किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10% सिलेबस कंप्लीट हो पाया, और PYQs के बेसिस पे ही मैंने सब कुछ किया, है ना। अब फिर क्योंकि ऐसा था कि मेरा एग्जाम टेम्परामेंट पे मैंने वर्क किया, है ना। मैंने अपने इमोशन पे वर्क किया कि भाई मेरे इमोशन पॉजिटिव रहने चाहिए चाहे जो हो जाए, और अपने माइंडसेट पे वर्क किया कि भाई जेई एक गेम है, गेम खेलना है, दैट्स इट। और जो कि मेरे लिए जेई में इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता था। नंबर 1 चीज़ कि भाई जेई मेन ही तो है, मेंस मैं हमेशा अपने मन में मेंस को समझता था डेरोगेटरी, कि अगर कोई मेंस की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई बात कर रहा है बहुत ही ज्यादा नीच बातें कर रहा है कोई, है ना। क्योंकि ऐसा हो जाता है जब आप एडवांस की तैयारी करते हो, आप IIT एस्पिरेंट हो, है ना, और आपके नंबर भी आ रहे हैं, आपकी कोचिंग में रैंक भी अच्छी आ रही है, और उससे आप एस्टिमेट कर रहे हो कि हाँ मैं ये कहते हैं 5000 के अंदर तो रैंक आनी है, तो IIT तो फिक्स्ड ही है। तो मेंस को फिर आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, है ना। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी मेरे को मैंने, कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेन से मिलता क्या है एक्चुअली, है ना। मेरे को पता होता है NIT मिलता है, मेरे को मालूम नहीं था ट्रिपल दिल्ली एग्जिस्ट करता है। तो जब मैंने इवन इफ मैंने 2017 में जेई मेन दिया, जेई एडवांस दिया, 2018 में भी दिया जेई मेन जेई एडवांस, और जेई एडवांस के बाद मेरे को पता चला कि अच्छा ट्रिपल दिल्ली भी होता है, इतना बढ़िया कॉलेज है, और मतलब बाकी के कंपैरिजन में। लेकिन ये मेरे को पता ही नहीं था, ये तो मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, उसने नहीं बताया तो शायद मैं सोचता भी नहीं, सर्च भी नहीं करता, ठीक है। तो ये बात है। तो होता क्या है कि लास्ट के टाइम पे आप कितना फ्री हो मेंटली, ये आपकी परफॉर्मेंस बहुत बूस्ट करता है कि भाई मेरे को एग्जाम के रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता। ये असली परफॉर्मेंस बूस्टर है, ठीक है। लेकिन मेरे को तब भी हाई स्कोर लेके आना है। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता तो फिर मैं ध्यान नहीं दूंगा और फिर मैं इग्नोरेंट हो जाऊंगा, फिर मैं पेपर नहीं दूंगा, या फिर पेपर को मन से नहीं दूंगा। ऐसे नहीं, मन से दूंगा, खेलूंगा यार, बहुत अच्छी तरह से खेलूंगा, दिल से खेलूंगा, लेकिन इधर बोझ नहीं लूंगा इस बात का। ये चीज अगर आप स्ट्रेट कर लो ना, आप अंदर से खुल जाओगे, ठीक है। फिर आप भी
देखो एग्जाम के वक्त मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के इनोवेटिव तरीके दिमाग में आ रहे थे जो मैंने इससे पहले नहीं सोचे थे एग्जाम से पहले। जब मैं बैठ के एग्जाम कर रहा हूँ आराम से और मैं देख रहा हूँ कि ठीक है राइट स्ट्रेटेजी के साथ में गया तो मेरे से जो चीज़ें होनी थी वो पहले हो गई, या मेरे पास आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है ना, और मैं चीज़ें कर सकता हूँ जो मेरे को ट्राई करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग तरीके, मे बी मेरे को ये चैप्टर नहीं आता लेकिन तभी मैं कैसे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मे बी मैं इसके अंदर कुछ और फंडामेंटल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे फंडामेंटल्स जो कि जस्ट डेफिनेशन लेवल पे मेरे को आते हैं लेकिन मैंने उनके क्वेश्चंस कभी इंप्लीमेंट नहीं किए। तो जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता तब मैं जो दिमाग लगा रहा था वही दिमाग में पेपर में भी लगा रहा था, ठीक है। तो वो दिमाग लग पा रहा था क्योंकि दिमाग स्ट्रेस में नहीं है, दिमाग जॉयफुल है, मजे में है ना, और अपन काम करते जा रहे हैं, सवाल लगाने में मजा आ रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज क्रूशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सवाल लगाने में मजा आ रहा है और आप करते जा रहे हो, ठीक है। और आपको एग्जाम की इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आ रही कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, XYZ, ठीक है। ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं आ रही, तो ये चीज आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देती है। तो ये एक रीजन था कि क्यों मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया, ठीक है। फिर और इसमें बहुत सारी सिचुएशन होती है। देखो इवन if आप अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाओ तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ट्राई बेस्ट करो। आप जो ट्राई कर रहे हो ना वही पैरामीटर है आपकी सक्सेस का, आप ये मान लो। आपका ट्राई करना ही सब कुछ है, रिजल्ट कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इस बात को भी जान लो। जरूरी नहीं आप ट्राई करो तो रिजल्ट आ ही जाए, जरूरी नहीं है ऐसा। क्योंकि मैं तो सेम ही था, मैं जबकि ड्रॉप ईयर में, अब नेक्स्ट लर्निंग आ रही है ना, इस वीडियो की लास्ट लर्निंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि ड्रॉप ईयर में, फर्स्ट ईयर में जितना मैंने किया जेईई मेन और एडवांस्ड में, मेरा जो लेवल था वो ऐसा था कि जब ड्रॉप ईयर में था तो मेरे को 2 महीने हुए थे पढ़ते हुए, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने, है ना, 2-3 महीने हुए थे, छोड़ दी, छूट गई। फैमिली सिचुएशंस थी, बहुत खतरनाक सिचुएशंस थी, है ना, उनको मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता अभी, लेकिन बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। मतलब ये कि उसमें मैं जेईई देने भी गया, वही बहुत बड़ी बात है, ऐसी सिचुएशन थी, है ना। अब लेकिन 2 महीने तक सही था सब कुछ, है ना। तो 2 महीने मैंने पेपर दिया, मॉक टेस्ट देता था मैंने AITS का पेपर दिए, है ना, फिर जी मेरी रैंक कभी 40 आ रही है, कभी 60 आ रही है, इस तरह की आ रही है, 40 से 100 के बीच में आ रही है। जस्ट 2 महीने मेरे को हुए हैं, प्रिपरेशन को अपनी तरह से करना शुरू भी नहीं किया मैंने ठीक से, और मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, है ना। और फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर मैं जस्ट जेईई मेन से पहले कुछ आया, 10 दिन पहले आया, मैंने कहा यार पेपर तो दे देते हैं। और मेरे को जब टाइम मिला मैंने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया, मेरे को एग्जाम की रियलिटी पता चल गई थी, मेरे को पता चल गया था कि भाई इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना। तो मैं बस अपनी रैंक को मेंटेन कर लूँगा और फिर अपना 1 साल दूंगा ड्रॉप ईयर का, है ना, जितना भी बचा साल है वो मैं दूंगा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे। क्योंकि मैंने देख लिया था बहुत सारी सिचुएशंस के थ्रू कि भाई मेरा सेल्फ डेवलपमेंट ही सब कुछ है। मेरी रैंक से, मार्क्स से और कितनी मेरे को सब्जेक्ट की नॉलेज है, ये मेरे लाइफ में नहीं काम आने वाली, है ना, सेल्फ डेवलपमेंट काम आने वाला है। और हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जेईई में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखी है वो काम आएंगी। जो वर्क एथिक आपने किया है, वर्क एथिक को जो आप लेके आए हो सामने अपने, जो आपको पहले नहीं पता था कि आप इतना काम कर सकते हो, इतना पढ़ सकते हो, इतना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, वो काम आएगा आपके। लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी बहुत हद तक काम आ सकती है। जैसे आप मैथ्स से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे मैं बिजनेस भी करता हूँ तो बिजनेस में मैथ्स जो मैंने पढ़ी है वो काम आती है। मैं ऐसी चीज़ें सोच पाता हूँ जो दूसरे नहीं सोच पाते, जो कि उन्होंने, उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, राइट। तो लेकिन जस्ट एग्जैक्टली जो मेरा जेईई का स्कोर है वो मेरे बस कैरियर में काम आएगा, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में काम नहीं आएगा। कैरियर एक आर्टिफिशियल लाइफ है, ठीक है, जो कि लोग बनाते हैं इल्यूजन में रहने के लिए, क्योंकि वो रियलिटी देखना नहीं चाहते, डरते हैं रियलिटी से। तो जो रियलिटी है उसमें अगर आपको अच्छा होना है तो फिर आपको अपने आप को डेवलप करना होगा, आपको अपने आप को मेंटली डेवलप करना होगा, इमोशनली डेवलप करना होगा, फिजिकली डेवलप करना होगा, है ना। और आपको मेंटली का मतलब सिर्फ ये नहीं, इंटेलेक्चुअली आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए जब सिचुएशन टफ हो, ठीक है। वो चीज़ें हैं जो कि आपको बनाती हैं। फिर आप ऐसे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आप कोई भी काम कर सकते हो जो भी नीडेड है, और आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो जो भी नीडेड है। तो ये होता है सेल्फ डेवलपमेंट। आप अपने अटेंशन लेवल को बढ़ा रहे हो, आप अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा रहे हो, और आप सीखते जा रहे हो लगातार, अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग डायमेंशन की चीज़ें।
तो ये चीज़ें हैं जो कि सेल्फ डेवलपमेंट है, तो मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया था। तो अब इस वजह से क्या हुआ कि जो ड्रॉप ईयर है ना, जस्ट मैंने जेई मेन से पहले कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखे थे, है ना। मतलब मेरे साथ इतना इतना बुरा हुआ है कि पूछो मत। खैर मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं सोच भी सिर्फ अभी रहा हूँ, है ना। मतलब महीनों से मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया है, सालों से नहीं आया शायद, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ तब मैं सोच रहा हूँ, है ना, तब मैं याद कर रहा हूँ इस बात को अभी लाइव। तो जब जेई मेन से पहले ड्रॉप ईयर में मैंने 10 दिन पहले पेपर अटेम्प्ट किया था, है ना। मैंने अलग अलग पेपर 5-6 पेपर अटेम्प्ट किए थे। मेरे स्कोर उसमें से ऐसे आए थे 360 में से, है ना। और फिटजी का पेपर था, फिटजी का मॉक टेस्ट 345, 350, 345 बहुत बार आए थे, 350 भी आए थे, 355 भी 2-3 बार आए थे, जितने मैंने 10-12 पेपर दिए थे, पेपर ही दिए थे मैंने लास्ट में। और 360 नहीं आ पाए कभी, लेकिन 355 आ गए थे 2-3 बार। तो मैंने कहा कि चलो सही है, मतलब मेरे को नहीं पता था मैं प्रिपरेशन छोड़ूंगा तो फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा आके 8 महीने बाद पहली बार बिना रिवाइज करे, तो ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सोचा नहीं था कभी ऐसा। मैंने कहा हो गया, अच्छी बात है, सही है। अब देख रहे हो, पहले आपका राइज आया 2 महीने में कि आप भाई फिटजी में सब में AITS में एडवांस के 40 से 100 रैंक लेके आ रहे हो, है ना। और फिर आपका 8 महीने डिप आ गया कि आपने पढ़ाई नहीं किसी सिचुएशन की वजह से, है ना। फिर आपका एक राइज आया 10 दिन के लिए, आपने जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और एक्चुअली जेई मेन के लेवल का जो मॉक टेस्ट था वो अटेम्प्ट किया और आपके अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। और फिर आपका फॉल आया, जब जेई मेन आया तो फिर फैमिली कंडीशन बहुत खतरनाक हो गई। इतनी हो गई कि मैं पेपर पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा। सामने मेरा पेपर है और मेरा दिमाग नहीं लग रहा पेपर में, मैं फैमिली सिचुएशन के बारे में ही सोचते जा रहा हूँ। ये हालत हो गई थी। तो उस पेपर में भी चलो मैं पेपर किसी तरह दे के आ गया, है ना। और वो जो सिचुएशन थी वो एडवांस तक सही नहीं होगी। तो देख रहे हो, डिप फॉल डिप फॉल डिप फॉल। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हो सकता है आपकी लाइफ में भी हो जाए। ये वो चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये एनीवेज हो जाएंगी तो अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारी सिचुएशन है, कुछ सिचुएशन जो सबके ऊपर ही आ जाती है, जैसे कोविड आ गया तो ये सिचुएशन सभी पे आ गई, है ना। किसी ना किसी की फैमिली में कोई ना कोई दिक्कत आई ही है ना। अभी दिक्कत है जो सभी को आ गई, है ना। लेकिन कुछ दिक्कतें जो कि कुछ ही लोगों को आ जाती हैं कभी कभी, है ना। तो ये चलता है लाइफ में। अगर आप इसे हैंडल नहीं कर सकते ना, अगर आप ये जब हो जाएगा तो आप स्ट्रेस में हो जाओगे और फिर आप सोचोगे मेरा करियर चला गया, मेरी एजुकेशन चली गई, मेरे को वो कॉलेज नहीं मिला, इन सब के पीछे पड़े रहोगे। नहीं भाई, रियल लाइफ में ये सारी चीजें होंगी। अब आप इसके लिए रेडी रह सकते हो मेंटली कि नहीं रह सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आप इवन इफ आप ज्यादा केपेबल हो, मैं ज्यादा केपेबल था, कई गुना ज्यादा केपेबल था अपने पिछले 1 साल पुराने वाले वर्जन से, बहुत ज्यादा केपेबल था, बहुत ज्यादा, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं था, है ना। कोई कंपैरिजन नहीं था, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट 1 साल में, है ना। मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग था वो मेरा फेज, जो मैंने उस वक्त सीखा था सेल्फ डेवलपमेंट। और उसके बाद में बिल्कुल अनबीटेबल हो गया था कि भाई कोई भी चीज होगी मैं अनबीटेबल हूँ, है ना। लेकिन जस्ट एक चीज हो रही थी बस कि फैमिली सिचुएशन ने मेरे को तब भी टेक डाउन कर दिया। आप इतने स्ट्रांग हो गए तब भी फैमिली सिचुएशन आपको टेक डाउन कर सकती है, जो कि आपके इमोशन वहां से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। फिर उसके बाद लेकिन जैसे ही मेरा जेई हो गया और मेरा जेई खराब हो गया और मेरी 1900 रैंक आई जेई एडवांस्ड में, है ना। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो वही मिल गया जो पहले मिल रहा था, तो थोड़ा बेटर हुआ। लेकिन मैं अंदर से तो थोड़ी सेटिस्फाइड था। तो लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरे को बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं इतना ग्रो किया इस साल में, तब भी इस इमोशनल प्रॉब्लम ने और फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम ने मेरे को टेक डाउन कर दिया, है ना। अब बस ये सॉल्व करनी है मेरे को। सेल्फ डेवलपमेंट में मैं इतना तो ग्रो कर गया, लेकिन मेरे को और करना था। ऐसा होना है मेरे को कि मेरे को साला कोई चीज ना रोक पाए। और मैं ऐसा हुआ, मैंने अपनी फैमिली सिचुएशन को सॉर्ट किया, खुद ही सॉर्ट किया, और वो सॉर्ट हो गई उसके बाद से, और सॉर्टेड है अभी तक, और सॉर्टेड रहेगी हमेशा, ठीक है। और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की। और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही किया, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन को सही किया, अपनी एजुकेशन मैंने की, ऐसी एजुकेशन की जो कि मतलब जो कि अगर मैं डिफॉल्ट पे चलता रहता तो मैं कभी वो चीज़ें नहीं सीखता जो मैंने सीखी। तो ये बात है कि कितने भी अप्स एंड डाउन आपके साथ आए, आपको हमेशा ये देख के चलना है कि भाई
जो भी अपस एंड डाउन है, जो भी XYZ नौटंकी है, ठीक है, आपको वो स्ट्रॉन्गर बनानी चाहिए, दैट्स इट। बस दिक्कत आएगी उस वक्त वो आपको वीक करेगी, लेकिन जैसे ही आप उससे ठीक हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीमार पड़े 4 दिन के लिए, जैसे ही आप ठीक हो, नॉर्मल मत हो जाना। वो सिचुएशन जो है जिसने आपको टेक डाउन किया है वो आपको चेंज कर देनी चाहिए फॉर लाइफ, तब मतलब है। तो जब 4 दिन बाद जब आप ठीक हो गए ना, तो जिस भी वजह से आप बीमार हुए थे उस वजह को आपको सॉर्ट करना है कि जिंदगी में साला दोबारा ना हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इतनी स्पिरिट आपके अंदर होगी ना, तो फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। जैसे कि अब मेरी लाइफ में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, खत्म। मैंने मतलब पता नहीं कब देखी थी प्रॉब्लम, है ना, और मैं कब खुद के लिए प्रॉब्लम बना, और मैंने अपनी लाइफ में कब अपने लिए प्रॉब्लम देखी, ये मैं मतलब हो गए इसको 4 साल हो गए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अभी तो एक बात हो गई, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आपने जो मैंने आपको बताया, अपनी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, ठीक है, आप में से हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए ये रेजोनेट नहीं कर रहा हो, और हो सकता है कुछ के लिए रेजोनेट कर रहा हो, व्हाटएवर, लेकिन आपने देखकर कुछ सीखा होगा, राइट। मैंने आपको कुछ लर्निंग पॉइंट आउट कर दी, है ना, ठीक है। मैं इसको समराइज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको पॉइंट्स की तरह मेरे को याद नहीं है, मैंने आपको एक स्टोरी बताई अपनी, है ना, रियल स्टोरी, और उसमें जो भी पॉइंट्स हुए थे वो जो भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से टेक अवे। लेकिन कुल मिला के बात ऐसी होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे अगर आधा घंटा दिया है ना अपने यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड किया है, तो फिर इसका जो भी आपने लर्निंग सीखी है ना, इनको भूल मत जाना, ठीक है। इसका ROI बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मे बी मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसी स्टोरी आपको कम देखने को मिलती है, ऐसे इंसिडेंसेस कम देखने को मिलते हैं, बट मैंने आपको डिस्क्राइब किया। बहुत सारी और सिचुएशन थी जो मैंने डिस्क्राइब नहीं की, जो मैंने जस्ट स्किप कर दी, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें थी, लेकिन जस्ट मैंने आपको रफली पार्ट बताया जो आपके लिए रेलिवेंट था, जो जेई से रिलेटेड है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, कि लास्ट टाइम पे भी आप कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हो, और तब भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आए, लेकिन हाई चांसेस हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, हाई चांसेस है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जैसे मेरे साथ हुआ ड्रॉप ईयर में, ऐसा कम ही होता है, बहुत कम होता है, ऐसा रेयर होता है ना। तो हाई चांसेस हैं कि आप करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। और लास्ट टाइम पे अपने आप को इस तरह से हैंडल कर सकते हो, और लास्ट टाइम पे आपको किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है इस पे कि क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरे को ऑलरेडी आता है, और जो एग्जाम में आता है वही मैं करके जाऊँ उसी तरह से, उसी के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी सही रखूँ, सीक्वेंस सही रखूँ, अल्फा बीटा गामा आपको बता चुका हूँ बाकी वीडियोस में, आप देख लेना। और आपका जो माइंडसेट है, इमोशंस हैं, एग्जाम टेम्परामेंट है, आपकी मेंटल क्लैरिटी है, ये सही रहनी चाहिए, और आपका अटेंशन लेवल सही होनी चाहिए। अगर आपका अटेंशन लेवल सही है, आप किसी प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका अटेंशन लेवल लूज है, आप ऐसे हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एनर्जेटिक रहना है, अटेंटिव रहना है, तब आप सब कुछ कर सकते हो, ऑलराइट। तो आयो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और ये चीज़ें आपके ना सिर्फ स्कोर पे, आपकी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जब मैं देखूं कि आपकी लाइफ कैसी है, अगर मैं देखूं, जब भी मैं देखूं, तो मेरे को दिखना चाहिए कि यार इस इंसान ने कुछ सीखा है मुझसे, और अब उसकी वजह से ही इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो जो भी और आपको लर्निंग दिखी हो, कमेंट करना, दूसरे लोगों के लिए उन लर्निंग्स को नोटिस करना आसान हो जाएगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।